वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो बिहार आमीन के लिए यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ प्रश्न लाए गए हैं जो कि आपका सीट नंबर यहाँ पर 2 चल रहा है। प्रत्येक सीट में जो आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सारे प्रश्न जो आपके पहले आए हुए बिहार आमीन के जो एग्जाम हुए थे उन पर सभी प्रश्न जो है उसी पर आधारित किया गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करके जरूर देखिएगा। और मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सभी प्रश्नों को पहले आप वीडियो पॉज कीजिएगा, सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट खुद करके पहले देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कुल कितने प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो यहाँ पर जो है टोटल आपके जो है टोटल परीक्षाओं से पहले जो आपके यहाँ पर 10 सेट कराएंगे जाएंगे। उनमें से आपका जो एक पहला सेट जो है आपका हो चुका है, जो कि कल वाले वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको बताया था। और ये जो है वीडियो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है सेट नंबर 2 देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि सी तथा डी एक साथ मिलकर एक कुर्सी को 4 दिन में बना सकते हैं। फिर बोला गया है कि सी जो है इस कुर्सी को अकेले 12 दिन में बना सकता है। तो बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि डी इस कुर्सी को अकेले कितने दिनों में बना सकता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टाइम एंड वर्क में कि टोटल वर्क बराबर यानी कि कुल कार्य बराबर इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि समय बराबर यानी कि टाइम बराबर टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य बट्टा क्या हो जाता है, कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, सी और डी की इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि सी और डी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 4 दिन में। सी जो है उसी काम को अकेले कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 12 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 12 को क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब 12 को जब 12 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि सी और डी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 3 यूनिट काम करते हैं। और सी अकेले कितना काम करता है, तो 1 यूनिट काम करता है। यानी कि दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 यूनिट, और सी अकेला 1 यूनिट काम करता है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी की कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। यानी कि डी एक दिन में कितना काम करता है, जब दोनों मिलकर 3 काम करते हैं और सी अकेला एक दिन में 1 काम करता है तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। यानी कि डी जो है प्रतिदिन कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो अभी आपको बताया गया कि समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो कुल जो आपका ये जो आपका एलसीएम होता है वही आपका क्या हो जाता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है। तो टोटल काम कितना करना है, डी को 12 काम करना है। और कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 2 की कार्य क्षमता से करेगा। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डी का समय निकल जाएगा। तो हल करेंगे तो 2 से 12 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 6 बार में। यानी कि डी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, 6 दिनों में करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि V1 रेशियो V2 का अनुपात कितना है, 1:2 है। फिर बोला गया कि V1 और V2 यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया, 147 दिया गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दोनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू कितना दिया गया है, 1:2। यानी कि दोनों अनुपात का योग कितना हो जाएगा यूनिट में, एक संख्या 1 यूनिट है, दूसरी संख्या 2 यूनिट है। यानी कि टोटल कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। तो ये दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया, 3 यूनिट। और दोनों संख्याओं का योग जो है नंबर में कितना दिया गया, 147। यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 147। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से जब 147 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 नंबर 27। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 49 यानी कि 49 आ गया। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर जो है रेशियो में दोनों संख्याएं कितनी थी, एक संख्या 1 यूनिट थी, दूसरी संख्या 2 यूनिट थी। तो दोनों संख्याओं का यूनिट में अंतर कितना हो जाएगा, अगर एक संख्या 1 यूनिट है दूसरी संख्या 2 यूनिट है तो दोनों संख्याओं का यूनिट में अंतर कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 यूनिट हो जाएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या आया, कैलकुलेट करने पर 49 आया।
यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर यूनिट में 1 यूनिट अंतर है, तो उन दोनों संख्याओं का अंतर भी नंबर में जो आपका कितना हो जाएगा अंतर, तो 49 का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए आपको बॉडमास थ्योरम हमेशा पता होना चाहिए, मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट का हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका 1 + 3/4 है, कितना है 1 + 3/4 है। तो इसे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 3 7/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7/4 आएगा। इधर का भी क्या करेंगे, ब्रैकेट का हल कर लेंगे। तो इधर के ब्रैकेट का हल करने पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आपका 14 हो जाएगा। 15 - 7 दूनी 14 यानी कि 2 दूनी 4, तो 15 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 11। यानी कि इस जो है छोटे वाले ब्रैकेट का अंदर का हल करने पर आपका कितना है 11/14 यानी कि 11/14 आया है। अब क्या करेंगे, सारी संख्या नीचे लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। तो यहाँ पर ब्रैकेट का हल करने पर कितना आया 7/4। यहाँ पर आपका क्या है, आगे गुना है तो गुना का साइन दे देंगे। यहाँ पर फिर क्या है, ऑफ है, क्या है आपका ऑफ है। तो ऑफ का जो है क्या किया जाता है, सबसे पहले हल किया जाता है। ब्रैकेट के बाद किसका हल किया जाता है, ऑफ का हल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, हल करने पर पूर्णांक को जब तोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 × 15 = 16/3। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है, यानी कि ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। टोटल जो है 3/21 को किससे गुना करेंगे 16/3 से। तो आपका कितना हो जाएगा 3 3 जो है आपका चला जाएगा, तो आपका कितना बचेगा 16/21 बचेगा। फिर आगे क्या है, भाग का साइन है। आगे किसका साइन है, भाग का साइन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई संख्या के आगे भाग का साइन हो तो उसके सामने वाली संख्या भाग का साइन हो तो उसे गुना में जब चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। यानी कि भाग को जब गुना करके लिखेंगे तो सामने वाली संख्या कितनी है 128/49 है। तो इसे क्या किया जाता है, जब गुना में चेंज किया जाता है तो उल्टा करके लिखा जाता है, यानी कि कितना लिखेंगे 49/128 लिखेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। आगे हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2/3 × 7/11 इंटू आपका क्या है 121 बटा कितना है आपका 49 है। फिर आगे यहाँ पर क्या आ गया, भाग आ गया। भाग आ गया, गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी। तो यहाँ पर गुना दे देंगे। सामने वाली संख्या अगर 11/14 है तो कितना हो जाएगी 14/11 हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 7 × 21 4 × 16 आपका चला गया। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से काट लेंगे तो 4 से कितना बार में चला जाएगा 4 × 3 = 12 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 11 है, फिर एक 11 कितना होता है 121 होता है। तो 121 से 121 चला जाएगा। 7 से काटेंगे 49 को तो कितना बार में चला जाएगा 7 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर 7 से 14 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 2 बार में चला जाएगा। यानी कि टोटल बचा कितना, यहाँ पर कितना बच गया 49 बटा नीचे कितना बच गया 3 बच गया 32 बच गया। यानी कि 32 थी आपका कितना हो जाएगा 96 प्लस उधर जो आपका क्या बच गया, प्लस के इधर वाला जो आपका क्या बच गया, ऊपर में एक यहाँ पर 2 बचा एक यहाँ पर 2 बचा। यानी कि टोटल कितना बच गया आपका 2 दूनी 4 बटा आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पहले एलसीएम ले लेंगे 96 और 3 का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 96, तो आपका कितना हो जाएगा 49 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 32। तो 32 दूनी 64 दूनी आपका कितना हो जाएगा 128। तो क्या करेंगे 49 प्लस 128 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका हो जाएगा 9 8 17 12 4 16 1 17 बटा आपका क्या है 96। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है 3 से कट रहा है। तो 3 से कट रहा है तो काट लेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा 3 × 5 = 15 2 बचा तो 3 × 9 = 27। यहाँ पर 3 × 3 = 9 3 दूनी 6 हो जाएगा। यानी कि इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा 59/32 आएगा। यानी कि 59/32 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 20 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु यानी कि एवरेज एज जो है कितना है 30 वर्ष है। फिर बोला गया कि 50 वर्ष की आयु वाला एक पुरुष समूह छोड़कर चला जाता है और एक महिला समूह में शामिल हो जाती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि औसत आयु जब उसमें जो है महिला यानी कि उस पुरुष के जगह महिला शामिल होती है तो औसत आयु यानी कि एवरेज एज में क्या हो जाता है 1 वर्ष की कमी हो जाती है।
तो आपसे पूछा गया है कि महिला की आयु कितनी है। तो सबसे पहले जो आदमी छोड़ कर गया उनका जो है कितने साल था, यानी कि उनका जो है कुल उम्र जो है कितने का था, 50 साल था। कितने के थे, 50 साल के थे। तो यहाँ पर फिर जो है बोला गया कि जब पुरुष की जगह महिला आती है तो औसत जो है कितना घट जाता है, 1 वर्ष औसत जो है घट जाता है। यानी कि अगर 1 साल प्रत्येक व्यक्ति में से घटेगा तो टोटल कितने व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है। यानी कि अब जो है पुरुष की जगह महिला भी आ गए तो टोटल जो है कितने व्यक्ति है, 20 व्यक्ति है। और प्रत्येक व्यक्ति में क्या हो जाता है, जब महिला शामिल होती है तो 1-1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो कुल मिलाकर कितने साल की कमी हो गई, अगर एक व्यक्ति में औसतन 1 वर्ष घट रहा है तो टोटल 20 व्यक्ति में से कितने घट जाएंगे, कितने कुल उम्र, 20 इंटू 1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि पहले आदमी का जो छोड़ कर गया उसका 50 साल था, महिला शामिल होती है तो 20 साल का जो है टोटल उम्र में कमी हो जाती है। यानी कि 50 माइनस 20 करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वोमेन की आयु, यानी कि उस महिला की एज निकल जाएगी। तो 50 माइनस 20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी कि उस महिला की आयु कितनी थी, तो 30 साल की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में दिया गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी की संख्याएं यहाँ पर दी गई है और नीचे यहाँ पर जो है साल दिए गए, जैसे कि Y1 Y2 से लेकर Y8 तक सभी सालों के नाम दिए गए और सभी सालों में क्या दिया गया है, एम्प्लॉय की संख्या यानी कि कर्मचारी की संख्या दी गई है। तो यहाँ पर अगर आपको नंबर नहीं दिख रहा है सभी साल का तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख जाए। तो यहाँ पर जो है Y1 साल में जो है टोटल कितने कर्मचारी थे, तो 2262 थे। कितने थे टोटल, 2262। फिर उसके अगले साल में यानी कि Y2 साल में कितने थे, 3485 थे। कितने थे, 3485। फिर उससे अगले साल में कितने थे, 4342 थे। फिर उससे अगले साल में आपके 4801। फिर उसके अगले साल में आपके कितने थे, 5326 थे। यानी कि Y5 में आपका 5326 था और Y6 में 5900 आपका 18 था। कितना था, 5918। और Y7 में आपका कितना था, 6426 था। और Y8 में आपका जो कि लास्ट ईयर में टोटल आपका जो है कितने कर्मचारी थे, 1728 थे। ये आपका क्या हो गया, टोटल सभी सालों में क्या है, कर्मचारियों की संख्या है। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन पर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बताइए कि कर्मचारियों की प्रति वर्ष की औसत संख्या यानी कि एवरेज जो है कितना है टोटल एम्प्लॉय का सभी सालों में मिलाकर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, टोटल एम्प्लॉय यानी कि सभी कर्मचारियों की संख्या का क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सभी कर्मचारियों की संख्या को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा, 5 2 7 2 9 1 10 6 16 8 24 24 6 30 8 आपका 38 हो गया, 3 8 6 14 4 18 2 20 1 21 4 25 3 आपका 28 हो गया, 2 हाथ में 4 2 6 3 9 8 17 3 20 9 29 4 33 2 आपका कितना हो गया, 35 हाथ में 3 3 2 5 4 9 4 3 2 5 4 9 4 13 13 5 18 18 5 23 6 29 29 7 आपका हो गया 36 36 3 आपका कितना हो जाता है, 39। यानी कि ये जो है टोटल 8 सालों में आपका क्या आ गया, यहाँ पर ये टोटल एम्प्लॉय की संख्या आ गई। तो इसको क्या करेंगे, टोटल यानी कि सभी सालों से क्या कर देंगे, भाग करके देख लेंगे। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने साल थे, 8 साल थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से जब यहाँ पर भागा देंगे टोटल एम्प्लॉय में तो आपका प्रति वर्ष औसत जो है कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर भाग करके देख लेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 चौक 32, आपका 7 बचा यानी कि 75, तो 8 9 72, 3 बचा तो 8 चौक 32, आपका 6 बचेगा तो 8 ही 8 आपका 64 हो जाएगा। फिर 4 बचेगा तो आपका कितना हो जाएगा, 8 25 40 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी आ गई, तो 4948.5 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। तो ग्राफ मैं आपको इस पिछले वाले क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष Y2 में कर्मचारी की संख्या प्रति वर्ष औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे कि Y2 में टोटल कितने कर्मचारी थे। तो Y2 वर्ष में आपके टोटल कर्मचारी कितने थे, 3485 थे। कितने थे, 3485 थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि Y2 वर्ष में कर्मचारियों की कुल संख्या
कर्मचारियों की औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही आपको औसत संख्या निकाला गया था। यहाँ पर जो आपका एवरेज जो आपका एम्प्लॉय की संख्या कितनी आई थी, 4948.5 आया था। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4948.5। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका औसत कर्मचारी हो गया और ये आपका Y2 साल में कर्मचारियों की संख्या हो गए। तो इनका हम लोग क्या निकालेंगे, इनका डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल लेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कितने प्रतिशत कम है औसत संख्या से। तो यहाँ पर अंतर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर घटा के देख लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.5। 8 में से 5 गया आपका 3 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 4 गया 4, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि 1463.5 आपका क्या है, कर्मचारियों की संख्या का अंतर है यहाँ पर। तो हाँ, और हमें तुलना किससे बोला जा रहा है कि औसत संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो औसत जो है कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी थी, तो 4948.5 था। कितना था आपका, 4948.5 था। और हमें क्या चाहिए, इसे परसेंट में वैल्यू चाहिए। कितना चाहिए, परसेंट में वैल्यू चाहिए। तो परसेंट में वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे दोनों जगह, तो क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक एक संख्या है तो दोनों जगह पॉइंट हट जाएगा। 5 से क्या करेंगे, काट के देख लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 से ऊपर नीचे काट लेंगे तो 5 चौक आपका 5 दूनी 10, आपका 4 बचा तो 5 9 45, 1 तो 5 दूनी 10, 5 7 35, नीचे काट के देख लेंगे तो 5 9 45 आपका हो जाएगा, 5 9 45 और आपका 4 बचा तो 25 8 40 आपका हो गया यहाँ पर। फिर 5 9 45, 3 5 7 35 हो गया। यानी कि यहाँ पर जब अब क्या करेंगे, यहाँ पर भाग करके देख लेंगे, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, क्योंकि कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9887 को 9897 को क्या करेंगे, 2927 को पे 2 शून्य बैठाकर यहाँ पर क्या निकालेंगे, परसेंट वैल्यू निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग करके देखेंगे तो अगर आप इसे अप्रॉक्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग जो आपका क्या आएगा, 30% से कम थोड़ा सा वैल्यू आएगा। तो आप जब यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ था, जो आपका परीक्षाओं में ऑप्शन दिया गया था, वो 30% से थोड़ा सा कम एकमात्र ऑप्शन था जो कि 29.57% था। कितना था, 29.57% था। तो आप अप्रॉक्स में आप देखते के साथ यहाँ पर अगर आप अप्रॉक्स में निकालना जानते हैं तो यहाँ पर आप देखते के साथ बता सकते हैं कि यार जो है थोड़ा सा 30% से कम होगा, और जो 30% से थोड़ा सा कम वैल्यू मात्र एक था, उससे कम आपका ऑप्शन में 23% लगभग था। तो यहाँ पर जो आप बाई ऑप्शन भी बना सकते थे, यहाँ पर डायरेक्ट भाग देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप भाग देना चाहते हैं तो आप भाग दे सकते हैं, यहाँ पर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप अप्रॉक्स अगर निकालना जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो है 30% से थोड़ा सा कम वैल्यू होगा, और आप ऑप्शन में आसानी से इसे मारकर चले आएंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अब। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका क्या है, ग्राफ का ही क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि Y5 से Y6 में कर्मचारी की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे Y5 में जो है कर्मचारियों की संख्या कितनी थी। तो Y5 में जो है कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 5326 थी। कितनी थी, 5326 थी। और Y6 में जो है टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी, 5918। कितनी थी, 5918। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि Y5 में जितने टोटल कर्मचारी थे उसमें जो है कितनी वृद्धि होकर, कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो गई Y6 साल में कर्मचारियों की संख्या में। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, पहले कर्मचारियों की संख्या का अंतर निकालना होगा। तो अंतर निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर बच गया आपका 8, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 592। 592 बटा नीचे क्या कर देंगे 5918। कितना, क्यों सॉरी 5918 नहीं, क्योंकि तुलना हमें किससे करना है, Y5 से करना है। क्योंकि पिछले साल से ही जो अगले साल में वृद्धि हुई, यानी कि वृद्धि किसमें हुई, पिछले साल में वृद्धि हुई, पिछले साल की तुलना में वृद्धि हुई। तो पिछले साल में जो है टोटल कितने कर्मचारी थे, तो 5326 थे। और हमें किस में चाहिए, परसेंट में वैल्यू चाहिए। तो इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। इंटू क्या कर देंगे, 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो है कैलकुलेट करेंगे, जब यहाँ पर का आप काटेंगे 592 को 5326 में, तो अप्रॉक्स जो कटेगा आपका कितना में कटेगा, 9 बार में चला जाएगा।
अगर आप अप्रॉक्स यहाँ पर नहीं काटेंगे तो मैथ आप कैलकुलेशन बहुत ही लंबा चला जाएगा। तो अप्रॉक्स जब आप काटेंगे यानी कि लगभग में जब यहाँ पर भाग देंगे तो 8 पॉइंट कुछ आज समथिंग आएगा जो कि 9 के नज़दीक होगा, यानी कि जब इसे काटेंगे तो 9 यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये जो आपका कट रहा है यहाँ पर वैल्यू अप्रॉक्स में कट रहा है। तो यहाँ पर अब आपका क्या आ जाएगा 100/9, तो 100/9 का परसेंट में वैल्यू जो है कितना हो जाएगा पॉइंट में 11.11 आपका परसेंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11.11%। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया है कि मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है, 2:1 है। और फिर बोला गया कि यदि हम मिश्रण में 12 लीटर पानी मिला देते हैं तो दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना दिया गया था, शुरुआत में 2:1 दिया गया था। और बाद में जब उसमें सिर्फ पानी मिलाया गया, दूध जो है पहले जितना था अभी भी दूसरा अनुपात में उतना ही है, लेकिन उसमें क्या किया गया, पानी मिलाया गया 12 लीटर। तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो यहाँ पर जब रेशियो में देखेंगे तो पहले जो है मिल्क यानी कि दूध की मात्रा कितनी थी, 2 यूनिट थी पहले वाले रेशियो में, और दूसरे वाले रेशियो में जो है आपका दूध की मात्रा कितनी हो गई, 4 यूनिट हो गए। तो दूध में तो कोई भी परिवर्तन नहीं आया, जो परिवर्तन आया आपके पानी में आया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मिल्क को बराबर कर देंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ भी क्या करेंगे 4 लेकर आएंगे। तो यहाँ पर जो है 4 बनाने के क्या करेंगे, होल रेशियो को यानी कि पूरा रेशियो को क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4:2 हो जाएगा। यानी कि अब जो है क्या हो गया, 4 पहले जितना दूध था अब भी जो है कितना हो गया, 4 दूध हो गया। यानी कि दूध क्या हो गए यहाँ पर बराबर हो गए। लेकिन पानी में क्या था, पानी पहले 2 यूनिट था, अब कितने हो गया, 3 यूनिट हो गया। यानी कि पानी में जो है कितने की वृद्धि हो गई, पहले 2 यूनिट थी अब 3 यूनिट हो गई। तो कितने की वृद्धि हो गई, 1 यूनिट की वृद्धि हो गई। और इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 12 लीटर वैल्यू दिया गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। तो नए मिश्रण में पानी का जो है मात्रा कितने यूनिट है, तो 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 लीटर है, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 लीटर है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 में 3 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 12×3 = 36 लीटर। यानी कि दूसरे वाले मिश्रण में पानी की मात्रा 36 लीटर थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार तथा कर्ण जो है कितना 9 सेंटीमीटर तथा 41 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो एक आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, उसका जो है यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो है आधार यानी कि बेस कितना दिया गया, 9 सेंटीमीटर दिया गया। और उसका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कितना दिया गया, तो 41 सेंटीमीटर दिया गया। तो हमें से क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है यानी कि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। यानी कि हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में आधार तो दिया गया लेकिन हाइट नहीं है यानी कि ऊंचाई नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हाइट निकालना होगा। तो हाइट निकालने के लिए हाइपोटेनस थ्योरम से आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आप डायरेक्ट निकालना जानते हैं तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 81 यानी कि यूनिट डिजिट 1 दिखेगा, यहाँ पर भी यूनिट डिजिट 1 दिखेगा। यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आना चाहिए स्क्वायर करने पर। यानी कि जो आपका स्क्वायर होगा किसका होगा, 40 सेंटीमीटर, ये आपका क्या बनेगा, हाइट बनेगा। अगर आप नहीं निकालना जानते तो हाइपोटेनस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका हाइट कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर आ गया। तो अब हमें हाइट भी पता है, बेस यानी कि आधार भी पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस आपका कितना है, 9 सेंटीमीटर, हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी है, 40 सेंटीमीटर। हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 से 40 को काटेंगे कितना बार चला जाएगा, 20 बार में। 9 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक गेंदबाजों की विकेट की संख्या दी गई है
और गेंदबाज की संख्या दी गई। जैसे कि टोटल जो है 2 गेंदबाज है जो कि 5-5 विकेट लेते हैं, ये दिया गया है। फिर दिया गया कि ऐसे 3 गेंदबाज है जो प्रत्येक जो है 4-4 विकेट लेते हैं, और बोला गया कि ऐसे 4 गेंदबाज है जो प्रत्येक जो है 3-3 विकेट लेते हैं, और ऐसे 5 गेंदबाज है जो प्रत्येक 2-2 विकेट लेते हैं, और ऐसे 9 गेंदबाज है जो प्रत्येक 1-1 विकेट लेते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखेंगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विकेटों की संख्या का माध्यिका यानी कि मीडियन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल जो है कितने गेंदबाज है, यानी कि टोटल जो है कितने बॉलर है। तो यहाँ पर जो है टोटल कितने बॉलर हो जाएंगे, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 9 5 14 4 18 3 21 2 आपका कितना हो गया, 23 हो गया। यानी कि टोटल बॉलर कितने हैं, तो 23 है। तो अब हमें देखना है कि 23 बॉलर में से माध्यिका जो होती है, टोटल कुल संख्या में से बीच वाली संख्या जो होती है वो हमेशा क्या होती है, माध्यिका यानी कि मीडियन होती है। तो यहाँ पर से देखेंगे 23 बॉलर में से कौन सा नंबर का बॉलर, यानी कि टोटल मान लीजिए 1 से 23 तक बॉलर हैं, उसमें से जो है बीच की संख्या का कैमा नंबर का बॉलर आएगा। तो 23 का बीच का संख्या कौन सा हो जाएगा, तो बीच की संख्या 12 होगी। कितनी होगी, 12। जो 12वां नंबर पर बॉलर होगा वही आपका क्या होगा, मीडियन होगा। क्योंकि इधर भी क्या हो गया, 11 बॉलर हो गया, इधर भी आपका क्या हो गया, 11 बॉलर हो गया। तो 11 तो 22 बॉलर हो गए, बीच में आपका क्या बच गया, 12th बॉलर, यानी कि 12वां नंबर पर जो बॉलर है वही आपका क्या है, मीडियन है। यानी कि हमें अब देखना है कि 12वां नंबर पर कौन सा बॉलर है। तो टोटल जो है मीडियन होता है असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में देखना है। तो बढ़ते क्रम में देखने के लिए सबसे पहले हमें कम से देखना होगा। तो सबसे कम जो है विकेट लेने वाले कितने हैं, एक है विकेट लेने वाले। एक विकेट लेने वाले टोटल कितने बॉलर है, तो 9 बॉलर है। अब तो हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए, यानी कि इसमें तो आपका 12वां बॉलर नहीं है। इससे आगे देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 9 5 14 बॉलर हो जाता है। यानी कि ये जो बॉलर आएगा इस दूसरे बाले में, यानी कि इस घेरे में आपका 12th बॉलर आएगा। इस 12th बॉलर ने जो है विकेट कितना लिया है, तो 2 विकेट लिया है। कितने विकेट लिए, 2 विकेट लिए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन यानी कि माध्यिका होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 36 28 43 56 74 65 और 12 तथा यक्स का औसत कितना है, 45 है। तो पूछा जा रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सभी संख्याओं को क्या दिया गया, औसत दिया गया, यानी कि एवरेज दिया गया। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले सभी संख्याओं का योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर जो है यहाँ पर पहले कितना है, तो टोटल नंबर यहाँ पर गिन लेंगे 3 3 6 2 8, यानी कि टोटल नंबर कितना है, 8 है। और उनका औसत यानी कि एवरेज कितना है, 45 है। तो जब दोनों को गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उन 8 संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो आपका योग कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90 9 चौक 36, यानी कि 360 जो है क्या हो जाएगा, उन 8 संख्याओं का योग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनमें से जो 7 संख्याओं का निश्चित मान दिया गया उनका क्या करेंगे, योग करेंगे और 360 में से घटा देंगे तो आपका यक्स का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जो अंक दिया गया निश्चित में, तो जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 6 14 14 3 17 6 23 4 27 27 5 32 2 आपका कितना हो गया, 34 3 3 2 5 5 4 9 9 5 14 14 7 21 21 6 27 27 1 28 28 2 28 और 3 आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कि 314 जो है बची 7 संख्याओं का योग हो गया। तो जब कुल संख्या में से उन 7 संख्याओं का योग माइनस करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यक्स का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 46। जी जब 360 में से 314 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का मान सिंप्लीफिकेशन में कुछ दिया गया, बी का मान है, फिर सी का मान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ए का यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 भागा, ये जो आपका क्या है भागा है, प्लस नहीं है यहाँ पर, ये भाग है। तो 2 भाग 3 इंटू 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 2 भाग 3 है, यानी कि हम लोग इसे इस रूप में लिख सकते हैं 2/3 इंटू आपका क्या है 4 है, यानी कि कैलकुलेट करने पर आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा,
आपका यहाँ पर 4 तिया 12, सबसे पहले जो है ऑफ का यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई किया जाता है तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 प्लस 7 में से 2 गया 5, यानी कि 4 तिया 12 प्लस ब्रैकेट का हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, अब 12 5 आपका कितना हो जाएगा 17, तो बी का वैल्यू 17 हो गया। अब क्या करेंगे सी का वैल्यू निकालेंगे, तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 4 9, 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल गई। पूछा क्या जा रहा है, तीनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है, तो ए का कितना आया 8/3, बी का कितना आया 17, सी का कितना आया 3, सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 17 3 20, 17 3 20, 20 तिया 60, 60 8 आपका कितना हो जाएगा 68/3 हो जाएगा, यानी कि इस ए बी सी को पूरा सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर कितना आएगा 68/3 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी वस्तु पर दी गई छूट 40% है तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा, यानी कि एसपी, आपका एसपी विक्रय मूल्य और मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बोला गया कि किसी वस्तु को 40% की छूट दी गई, यानी कि किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस खुद में कितना रहा होगा 100%। किसी भी वस्तु का किसी भी चीज़ का वैल्यू खुद में हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस खुद में कितना रहा होगा 100% रहा होगा, खुद के दाम का कितना रहा होगा 100% रहा होगा। फिर बोला गया कि 100% का कोई सामान था यानी कि अंकित मूल्य था, उस पर 40% की छूट दी गई यानी कि 40% का डिस्काउंट दिया गया। तो 100% का वस्तु है, 40% का छूट दिया गया होगा तो बेचा कितने में होगा, उस वस्तु को 60% में बेचा होगा। तो इसी का तो आपका क्या पूछ रहा है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। तो रेशियो में चेंज करेंगे, हल सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो 20 तिया 60, 20 25 100, यानी कि आपके एसपी और मार्केट प्राइस यानी कि आपके विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा 3:5 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर 14 में दिया गया है कि 10% प्रति वर्ष की दर से किसी राशि को 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 रुपये है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन कितना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले दिया गया है कि आपका रेट यानी कि दर जो है प्रति वर्ष कितना है 10% है। जो आपका यहाँ पर दर दिया गया है 1 साल का कितने प्रतिशत है 10% है, और जो आपका समय दिया गया है कितना दिया गया 2 वर्ष दिया गया है, यानी कि ये जो आपका साधारण ब्याज है कितने साल का है 2 साल का है। तो यहाँ पर जो आपका रेट दिया गया है 10%, अगर 1 साल में 10% ब्याज लगता है तो टोटल जो है 2 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा। 1 साल में अगर 10% लगता है तो 2 साल में कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, यानी कि 2 साल में कुल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आपका कुल जो है कितना प्रतिशत लगा तो 20% लगा। और इस 20% का वैल्यू कितना दिया गया है 1000 रुपया दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, और आपसे पूछा जा रहा है कि मिश्र धन क्या होगा। तो मैं पहले वाली वीडियो में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन कोई भी जो आपका धनराशि यानी कि मूलधन होता है वो हमेशा खुद में कितने प्रतिशत होता है 100% होता है। कितने प्रतिशत होता है 100% होता है। और 100% के समान पर ये जो आपका प्रिंसिपल हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज 2 साल में कितने लगा 20% लगा। तो आपका मूलधन प्लस साधारण ब्याज आपका क्या बन जाता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन बन जाता है। तो आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा 100 + 20% यानी कि 120% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर मिश्र धन हो जाएगा। और यही 120% का आपका क्या पूछा जा रहा है वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर 20% का वैल्यू अगर 1000 है तो 120% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों तरफ 6 से गुना कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 20 छक्का आपका कितना हो जाएगा 120%, और 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6000 रुपये। और यही आपका क्या पूछा जा रहा था अमाउंट यानी कि मिश्र धन पूछा जा रहा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा
किसी प्लेटफॉर्म को 0.75 मिनट में पार करती है। फिर बोला जा रहा है कि यदि रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर जो है एक तरीके से बोला गया कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, बराबर है। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हम लोग मान लेंगे कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, यक्स मीटर है। क्या मान लेते हैं कि ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, यक्स मीटर है। तो टोटल जो है हमें अब क्या करना होगा, कुल दूरी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। तो समय बराबर आपका होता है दूरी बटा चाल। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समय बराबर आपका हो जाता है दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो हमें समय निकालना है, तो समय के लिए क्या करेंगे, कुल दूरी। टोटल दूरी आपका कितना हो जाएगा, ट्रेन की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी, यानी कि ट्रेन की भी दूरी यक्स है, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई यक्स है। तो टोटल कितना हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स, यानी कि टोटल दूरी 2x हो जाएगी। नीचे क्या लिखना है, चाल लिखना है। तो चाल जो है ट्रेन की कितनी दी गई है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो नीचे क्या करेंगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटा लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर जो चाल दी गई है किस में दी गई है, किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। और जो हमें जो निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि दूरी जो निकालनी है वो किस में चाहिए, हमें मीटर में चाहिए। तो अगर दूरी मीटर में चाहिए तो आपकी चाल को किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा के चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। तो 5/18 आपका 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, दूरी बटा चाल हो गया। बराबर आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर समय लिख देंगे, क्योंकि समय बराबर ही दूरी बटा चाल होता है। तो बराबर क्या लिखेंगे, समय। समय आपका कितना है, 0.75 मिनट है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मिनट को भी सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दूरी भी मीटर में है, चाल भी मीटर पर सेकेंड में है। जो समय भी आपका होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। तो इसे भी मिनट को सेकेंड में, मिनट के समय को सेकेंड में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, 60 से गुना करेंगे। अब हल करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100। काट लेंगे तो 25 या 75, 25 चौक 100 आपका चला गया। अब यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 4 से काट लेंगे, यहाँ पर 60 तो 15 बार में चला जाएगा। यहाँ पर काटेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर 3 × 5 = 15, आपका हो जाएगा 3 × 6 = 18, और आपका हो गया यहाँ पर 2 से काट लेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 40 बार में चला जाएगा। यहाँ पर 3 दूनी 6 आपका चला गया, 2 से काटेंगे तो 20 बार में चला जाएगा। यानी कि यक्स बराबर आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 बचा, 5 बचा और क्रॉस में यहाँ पर 5 बचा। तो 20 × 25 = 100, 25 कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 500 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हम लोगों ने क्या मानी थी, यक्स मीटर ही मानी थी। यानी कि यक्स का वैल्यू अगर 500 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। फिर बोला गया कि यदि उनकी गति 3:4 यानी कि 3:4 के अनुपात में है तो इतनी दूरी को, यानी कि इतनी दूरी को तय करने में बी को कितना समय लगेगा। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है, यानी कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। यानी कि आपका अगर चाल 3:4 में है तो आपका समय किस अनुपात में होगा, तो समय आपका 4:3 में होगा। और यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। ये जो आपका क्या है, ए है, ये आपका बी है। तो यहाँ पर जो है बी का समय कितना है, 3 यूनिट है, ए का समय कितना है, 4 यूनिट। तो यहाँ पर बोला गया क्वेश्चन में कि ए जो है बी से 10 मिनट अधिक लेता है। तो यहाँ पर जो है यूनिट में अंतर कितना आ रहा है, बी जो है 3 यूनिट समय ले रहा है, ए 4 यूनिट समय ले रहा है। तो यहाँ पर यूनिट में समय में कितना अंतर आ रहा है, तो 1 यूनिट आ रहा है। और इस 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 10 मिनट दिया गया। कितना दिया गया, 10 मिनट दिया गया है।
और आपसे पूछा जा रहा है कि बी को जो है उतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है बी का समय कितना था, तो 3 यूनिट था। बी का समय कितना था, तो 3 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 10 मिनट है तो बी का वैल्यू निकालने के लिए, बी का वैल्यू अगर 3 यूनिट है तो 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 में 3 से गुना करेंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 मिनट होगा। यानी कि बी को उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 30 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 320 400 से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि इन दोनों का हमें क्या निकालना होगा, पहले डिफरेंस यानी कि अंतर निकालना होगा, और तुलना हमें जो है किससे करना होगा, 400 से तुलना करना होगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि 400 से कितने प्रतिशत कम है 320। तो यहाँ पर जो है पहले नंबर में कितना कम है, यानी कि संख्या में कितना कम है। तो एक संख्या 400 है, दूसरी संख्या 320 है, यानी कि डिफरेंस कितना है, तो 80 का अंतर है। कितने का अंतर है, 80 का अंतर है। और हमें तुलना किससे करना है, 400 से। तो नीचे क्या लिखेंगे, 400, और परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 80 से काटेंगे 400 को तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में। 5 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 20 बार में। यानी कि कितना कम था, तो 20%, यानी कि 20% कम था। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अजय ने किसी वस्तु को 30% की हानि पर 84 रुपये में बेचा। फिर बोला गया कि यदि वह इस वस्तु को 120 रुपये में बेचता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका परसेंट में वैल्यू दिया गया उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है आपका, 3/10 होता है। अगर आपको नहीं आता फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए तो इस तरीके से चेंज किया जाता है, जैसे कि 30% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। 1 चला गया, तो आपको 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर से हमें पता चलता है कि 30% की अगर वस्तु की हानि हुई है तो यहाँ पर से पता चल रहा है कि किसी वस्तु का दाम जो है पहले कितना यूनिट था, 10 यूनिट दाम था, और उसे जब बेचता है तो कितने यूनिट की हानि होती है, तो 3 यूनिट की हानि होती है। यानी कि पहले जो है किसी वस्तु का दाम 10 यूनिट था, उसे 3 यूनिट के हानि पर, यानी कि उस वस्तु को बेच कितने में दिया, 3 यूनिट के हानि यानी कि 7 यूनिट में बेच दिया। और इस 7 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 84 रुपया दिया गया है। कितना दिया गया, 84 रुपया। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 7 से काटेंगे 84 तो कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 7 यानी कि 12 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 12 रुपये। तो हमें अब क्या निकालना होगा, सीपी निकालना होगा कि उस वस्तु का पहले तो दाम कितना था। तो उस वस्तु का दाम कितना था, तो 10 यूनिट दाम था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 12 रुपये है तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, 12 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 120 रुपये था। फिर बोला गया कि 120 रुपये के वस्तु जो है दूसरी बार में क्या करता है, 120 रुपये में ही बेच देता है। तो यहाँ पर से हमें पता चला कि खरीदा था भी उस वस्तु को 120 रुपये में, और जब दोबारा उसने बेचा 84 रुपये की जगह 120 रुपये में बेच दिया। यानी कि खरीदा भी पहले 120 रुपये में था और दूसरी बार जब उसे बेचा तो 120 रुपये में ही बेच दिया। यानी कि जितने में खरीदा उतने में ही क्या किया, उसने वस्तु को बेच दिया। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, यानी कि ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई, यानी कि किसी रोम्बस के डायगोनल का जो लेंथ दिया गया है, कितना दिया गया है, एक डायगोनल यानी कि एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है और दूसरी विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर दी गई है। और आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का एरिया क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2 होता है, यानी कि आधा इंटू
पहला डायगोनल यानी कि पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ d1 यानी कि पहला विकर्ण की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 लिख देंगे। दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है 18 सेंटीमीटर, तो इंटू 18 करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 से क्या करेंगे 18 को काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 24 नंबर आपका कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका हो जाएगा, आपके समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का एरिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि कोई एक क्या है वृत्त है, क्या है कोई एक वृत्त है, उसके अंदर क्या बनाया गया एक वर्ग यानी कि स्क्वायर बनाया गया है और दिया क्या गया यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या दी गई है कितनी 28 सेंटीमीटर दी गई। यानी कि वृत्त का अंदर जो है कहीं पर एक क्या होगा सेंटर यानी कि केंद्र होगी। यहाँ पर से जो है त्रिज्या कितनी दी गई है 28 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो जब इसके विकर्ण बनाया जाएगा, जब इसका एक विकर्ण बनाया जाएगा डायगोनल का, तो इधर भी आपका क्या होगा, इधर भी आपका जो है यहाँ पर इसके जो है सरकमफेरेंस से यहाँ पर टच करेगा, यहाँ पर भी आपके सरकमफेरेंस यानी कि परिधि में टच करेगा। तो यहाँ पर सेंटर से इधर भी आपका 28 मीटर और इधर भी आपका कितना हो जाएगा 28 मीटर। यानी कि यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इस वर्ग का आप क्या निकाल सकते हैं विकर्ण निकाल सकते हैं। तो इस वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल कितना हो गया आपका यहाँ पर 28 इधर 28 इधर, यानी कि टोटल 56 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया इस वर्ग का विकर्ण हो गया। तो यहाँ पर वर्ग का जब विकर्ण निकल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, इस वर्ग का साइड यानी कि भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ग की विकर्ण का जो है यानी कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2 गुना साइड होता है, यानी कि √2 इंटू साइड। साइड मतलब क्या हो गया आपका भुजा होता है। तो यहाँ पर जो है डायगोनल कितना दिया गया, डायगोनल जो आपका यहाँ पर निकालने पर कितना आया था 56 सेंटीमीटर। कितना आया था 56 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो है हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा √2 इंटू साइड। तो 56 को जब √2 से काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 56 को जब √2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 28 √2 होगा। कितना होगा 28 √2 होगा। लेकिन यहाँ पर से आपसे भुजा की लंबाई नहीं पूछी जा रही है, क्या पूछा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड कितना आया 28 √2 सेंटीमीटर आपका साइड आया। इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 784 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 784 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, यानी कि 1568 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया इस वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 56, 57, 58 का लघुत्तम समावर्तक यानी कि एलसीएम कितना है k है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 56, 57, 58 और 59 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम क्या होगा। तो ये बहुत ही आपका क्या है सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या दिया गया है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक दिए गए और यहाँ पर जो उन तीनों संख्याएं क्या है यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर जो है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम अगर k है तो यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट k लिख सकते हैं। फिर हमें क्या निकालने की जरूरत है k और 59 का एलसीएम निकालने की जरूरत है। तो k और 59 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में क्या बन जाते हैं एक तरीके से को प्राइम बन जाते हैं दोनों, क्योंकि हमें k का वैल्यू नहीं पता है। k का वैल्यू नहीं पता है 59 भी आपका क्या है एक तरीके से प्राइम नंबर है, तो एक दूसरे से क्या बन जा रहे हैं तो को प्राइम बन जा रहे हैं। तो जब किसी संख्या का को प्राइम बन जाता है तो क्या हो जाते हैं डायरेक्ट एलसीएम क्या बन जाता है गुना हो जाता है डायरेक्ट। जो जैसे कि आप मान लीजिए कि हम बोले कि 3 और 4 का एलसीएम बताइए, तो 3 क्या और 4 का डायरेक्ट एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 4 × 3 = 12, यानी कि जब दो संख्याएं आपस में को प्राइम होती है
तब उनका एलसीएम ही क्या हो जाता है, दोनों का गुणज ही क्या बन जाता है, उसका एलसीएम बन जाता है। तो यहाँ पर एक तरीके से आपका क्या बन गया, को प्राइम बन गया। तो इन दोनों संख्याओं का गुणज ही क्या बन जाएगा, एलसीएम यानी कि लघुत्तम बन जाएगा। तो k इंटू 59 ही आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 59 के ही आपका क्या हो जाएगा, इन चारों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 900 रुपये की किसी राशि को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है। फिर बोला गया कि यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो बताइए कि मिश्र धन क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, इसे सबसे बेहतर तरीके से बनाने का क्या तरीका है, रेशियो मेथड से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर रेट को परसेंट में यानी कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर जो है 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10। यानी कि कोई धनराशि कितनी थी, 10 थी, और उसमें 1 साल में कितने का ब्याज लगता है, तो 1 यूनिट का ब्याज लगता है। यानी कि पहले साल में कोई धनराशि अगर 10 यूनिट थी तो उसके साल के अंत में 1 यूनिट का ब्याज लगकर वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 11 यूनिट हो जाएगी। तो ये आपका क्या है, पहले साल का है। टोटल जो है कितने साल है, 2 साल है। तो दूसरे साल में भी आपकी क्या हो जाएगी, 10 यूनिट की कोई धनराशि 11 यूनिट बन जाएगी, उसमें 1 यूनिट का आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो इधर जब गुना करेंगे तो आपका क्या बनेगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बनेगा, और जब आप इधर गुना करेंगे तो आपका क्या बनेगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बनेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 × 10 यानी कि 100, 11 × 11 आपका कितना हो जाएगा, 121। यानी कि टोटल जो आपका मूलधन कितना है, 100 यूनिट है, और आपका मिश्र धन कितना, 121 यूनिट है। तो इस 100 यूनिट का यानी कि मूलधन के 100 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया, 900 दिया गया। 100 यूनिट का वैल्यू जो है यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 900 रुपया दिया गया। हमें क्या चाहिए, मिश्र धन चाहिए, यानी कि 121 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर से हम लोग पहले क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यानी कि 1 यूनिट बराबर क्या आ गया, आपका 9 रुपया आ गया। हमें क्या चाहिए, 121 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 121 से गुणा कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इधर आपका क्या हो गया, 121 यूनिट, और 121 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो गया, 9, 12 9 108 हो गया। यानी कि आपका मिश्र धन कितना आ गया, तो 1089 रुपये आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि देव 10 घंटे काम करते हुए 20 दिनों में 40 कुर्सियाँ बना सकता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 कुर्सियां कितने दिनों में बना सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक फार्मूला हमेशा ध्यान रखना होता है, जो कि MDH एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या हो जाता है आपका, मैन इंटू डेज इंटू आवर बटा आपका क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, यानी कि काम की संख्या हो जाती है, बराबर आपका क्या हो जाता है, उसी काम को जब दूसरे व्यक्ति करते हैं, दूसरे दिन में करते हैं, दूसरे घंटे में करते हैं, और उसी काम को करते हैं, तब यहाँ पर ये आपका क्या बन जाता है, ये फार्मूला लगता है। तो ये जो आप MDH फार्मूला से आप इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पर जो आदमियों की संख्या नहीं दी गई है, तो आदमियों की संख्या अगर नहीं है तो नहीं पुट करेंगे, जो भी संख्या दी गई है उसका वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या दी गई है, दिनों की संख्या दी गई, तो टोटल जो है कितने दिन थे, 20 दिन लगते हैं। टोटल जो है कितने घंटे डेली काम करते हैं, तो 10 घंटे काम करते हैं, और जो है टोटल कितना काम करते हैं, तो प्रतिदिन जो है कितने कुर्सियां बनाते हैं, तो 40 कुर्सियां बनाते हैं। तो 40 जो आपका क्या है, वर्क है, यानी कि जो 40 कुर्सियां बना रहा है वो आपका क्या है, काम है। तो काम आपका नीचे क्या होगा, नीचे लिखाएगा, बराबर आपका हो जाएगा। उसी काम को जो है यहाँ पर मैन नहीं है तो दूसरे वाले में भी क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर जो है दूसरे जब काम करते हैं तो हमें क्या निकालना है, दिनों की संख्या निकालनी है, यानी कि डेज हमें क्या करना है, निकालना है। तो D2 रहने देंगे। आपका घंटों की संख्या कितनी दी गई है, 8 है, और कितनी कुर्सियाँ बनानी है, तो अब 10 कुर्सियाँ बनानी है। हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा
20 दूनी आपका कितना हो गया 40, यहाँ पर चला जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा। यहाँ पर आपका कितना हो गया 4, यहाँ पर आपका कितना हो गया 5 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि दिनों की संख्या आपकी कितनी आ गई 5 × 5 = 25 बटा 4। आंसर जो आपका क्या है पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में से लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 × 6 = 24, यानी कि 6.1/4 दिन लगेंगे उन 10 कुर्सियों को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि अनुज, भरत तथा शेखर के बीच 975 रुपये बांटा जाता है। इन तीनों के बीच जो है कितना रुपया बांटा जा रहा है 975 रुपये। फिर बोला गया कि उनके हिस्से का अनुपात कितना है 3:4:8 है, यानी कि अनुज को 3 यूनिट मिलता है, भरत को आपको 4 यूनिट मिलता है और शेखर को कितने यूनिट मिलता है 8 यूनिट मिलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भरत का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल जो रेशियो में वैल्यू दिया गया उसके यूनिट का जो है क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे। तो यूनिट का यहाँ पर जो है वैल्यू टोटल जो है कितना हो जाएगा, टोटल कितने यूनिट है, तो 8 × 4 = 12 × 3 = 15, कितने यूनिट है 15 यूनिट है। और इस टोटल 15 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है 975 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 15 से काटेंगे तो 15 × 6 = 90, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। और हमें चाहिए क्या, भरत का हिस्सा चाहिए। तो भरत जो है कितने यूनिट जो है रुपये लेता है, तो 4 यूनिट रुपये लेता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 65 रुपये है तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 65 में 4 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा 65 दूनी 130 गुना 2 260 होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी दुकानदार ने 2400 रुपये प्रति की दर से 2 वस्तुएं बेची, यानी कि दो वस्तुएं बेची और दोनों वस्तुओं को कितने कितने रुपए में बेची। पहले वस्तु को भी मान लीजिए कि 2400 रुपये में बेची और दूसरे वस्तु को भी कितने में बेची 2400 रुपये में ही बेची। तो बोला जा रहा है कि पूरे लेन देन में दुकानदार को ना तो कोई लाभ हुआ है और ना ही कोई हानि हुई है, यानी कि जब दोनों वस्तुओं को 2400 रुपये में बेचा जा रहा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। फिर बोला गया कि 2 वस्तुओं में से कोई एक जो है 20% के लाभ पर बेची गई। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी वस्तु को कितनी हानि में, यानी कि दूसरी वस्तु को कितनी हानि में बेची गई है, क्योंकि अगर पहली वस्तु को लाभ में बेची है तो दूसरे वस्तु को तो पक्का है कि उसने हानि में ही बेची होगी, तभी तो इस लाभ को यहाँ पर क्या करना होगा, कम करना होगा, यानी कि हटाना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो 20% का आपका परसेंट का वैल्यू इसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 1/5 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते कि CP ESP यानी कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य, यहाँ पर लिख लेते पहला वस्तु दूसरा वस्तु। तो यहाँ पर जो है बोला गया कि पहले वस्तु को 20% के लाभ पर बेची गई, यानी कि किसी वस्तु का दाम 5 यूनिट था, उसे बेचा कितने में 1 यूनिट के लाभ पर बेचा, यानी कि किसी वस्तु का दाम अगर 5 यूनिट था तो 1 यूनिट के लाभ यानी कि उसे बेचा कितने में 6 यूनिट में बेचा। ये आपका पहला वस्तु का CP और ESP यानी कि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात हो गया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों वस्तु का क्या है विक्रय मूल्य समान है, यानी कि अगर यहाँ पर पहले वस्तु को 6 यूनिट में बेचा है तो दूसरे वस्तु को भी उसने कितने यूनिट में बेचा होगा 6 यूनिट में ही बेचा होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों जगह जो है क्या है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। तो यहाँ पर अगर पहले वस्तु को 6 यूनिट में बेच रहा है तो दूसरे वस्तु को भी 6 यूनिट में बेच रहा होगा। यहाँ पर फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है पहले वस्तु को बेचने पर क्या हो रहा है 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना होगा 1 यूनिट का लॉस बनाना होगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा आपका। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि CP निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी कि क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं ESP प्लस लॉस करते हैं, क्या करते हैं विक्रय मूल्य प्लस हानि करते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट, हानि कितना हो रहा है 1 यूनिट, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा CP
6 और 1 7 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गई, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य पता चल गया। तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते कि दूसरे वस्तु का हानि कितना हुआ था, क्योंकि दूसरे वस्तु को खरीदा 7 यूनिट में, बेच दिया 6 यूनिट में, तो हानि कितने का हो रहा है, हानि तो 1 यूनिट का ही हो रहा है। और 1 यूनिट का हानि हो रहा है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमेशा किस पर निकाली जाती है, यहाँ पर जो आपका यहाँ पर परसेंट में वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपसे दूसरे वस्तु का जो है हानि कितने रुपया का हुई। यहाँ पर जो है परसेंट में वैल्यू नहीं पूछा जा रहा, तो यहाँ पर परसेंट से कोई भी हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर जो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर बोला गया है कि प्रत्येक वस्तु को जो है कितना में बेचा जा रहा है, 2400 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कि इस 6 यूनिट का वैल्यू जो है कितना दिया गया है, 6 यूनिट का वैल्यू 2400 रुपया दिया गया है। परसेंट क्वेश्चन में नहीं बोला जा रहा है निकालने के लिए, तो परसेंट यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि सभी वस्तु को 2400 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू कितना है, 2400 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौक 2400 रुपये, यानी कि 400 रुपया हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। तो लॉस कितने का हो रहा था, दूसरे वस्तु को बेचने पर 1 यूनिट का ही लॉस हो रहा था। यानी कि दूसरे वस्तु को बेचने पर उसे कुल मिलाकर कितने की हानि हो रही है, तो 400 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।